सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल टेक्निकल माथ साहब में। आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि मतदान अधिकारी द्वितीय और तृतीय की ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो पीठासीन के लिए भारी पड़ सकती हैं। तो पीठासीन भी ये वीडियो अवश्य देखें, जिससे कि वो इन परेशानियों से पहले ही रूबरू हो जाएं और बच सकें। और हम साथ के साथ इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि मतदान अधिकारी द्वितीय P2 अपना कार्य कैसे करें, जिससे कि ना तो मतदाता के सामने और ना ही पीठासीन के सामने और ना ही खुद P2 के सामने कोई दिक्कत खड़ी हो। अब मैं आपको मतपत्र दिखा देता हूँ। ये सदस्य ग्राम पंचायत का मतपत्र है, ये प्रधान का मतपत्र है और ये सदस्य क्षेत्र पंचायत का मतपत्र है और ये सदस्य जिला पंचायत का मतपत्र है। तो साथियों, ये मतपत्र नीचे से फटा हुआ है, तो इसमें आपको परेशान नहीं होना है। ये प्रत्याशियों की संख्या के आधार पर नीचे से फटा हुआ है। तो अब आप क्या करेंगे कि अब आप अपने चारों मतपत्र इस तरीके से अपनी टेबल पर रख लेंगे और ये रबर बैंड आपको नहीं निकालना है। ये रबर बैंड आप थोड़ा सा ऊपर खिसका कर लगा लेंगे, लेकिन ये रबर बैंड लगा रहेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आपको क्या करना है, इस तरीके से आप चारों मतपत्र रखेंगे। हो सकता है कि मतपत्र आपके यहाँ ज़्यादा हों। अगर आपके यहाँ ग्राम पंचायत सदस्य के वार्ड ज़्यादा हैं, प्रत्याशी ज़्यादा हैं, तो हो सकता है कि वहाँ पर ग्राम पंचायत सदस्य के मतपत्र जो है वो आपको ज़्यादा मिलें। तो आप इस तरीके से अरेंजमेंट रखेंगे कि सदस्य ग्राम पंचायत के मतपत्र और प्रधान ग्राम पंचायत इस तरीके से रखें। फिर उसके बाद सदस्य क्षेत्र पंचायत और सदस्य जिला पंचायत आप इस तरीके से मतपत्र रखेंगे। अब आप क्या करेंगे कि कम से कम 80% मतपत्रों पर, कम से कम 80% मतपत्रों पर आप ये सुविन्नक सील लगा लेंगे। आप खुद लगा लें या आप किसी से लगवा लें, P3 से लगवा लें। और हर मतपत्र पर पीठासीन के साइन होंगे, तो ये काम आप एक दिन पहले ही कर लें। कम से कम 80% मतपत्रों पर सुविन्नक सील लगा लें। ये जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत वाले मतपत्रों की सुविन्नक सील है। इसी तरीके से ग्राम पंचायत सदस्य और ग्राम पंचायत प्रधान के मतपत्रों पर भी सुविन्नक सील लगेगी। इसमें जो एंट्रीज दे रखी हैं वो सारी भरी जाएंगी। तो ये काम आपको एक दिन पहले ही कर लेना है और कम से कम 80% मतपत्र आपको तैयार कर लेने हैं, जिससे मतदान के दौरान आपके यहाँ कोई दिक्कत ना आए। और हर मतपत्र पर पीठासीन के साइन भी होने हैं। ये P2 की जिम्मेदारी है देखना कि मतपत्र पर मोहर लगी है या नहीं लगी है और पीठासीन के साइन हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर इस तरीके का बिना मोहर लगा हुआ और बिना साइन हुआ मतपत्र अगर आप दोगे तो बाद में वो रद्द हो जाएगा, उसे काउंटिंग में शामिल नहीं किया जाएगा। बूथ की व्यवस्था आप इस तरीके से रखेंगे, P1 P2 फिर पीठासीन। अगर P2 के पास बंडल ज़्यादा हैं, मतपत्र ज़्यादा हैं, तो वो ये काम करें कि एक आध बंडल मतदान अधिकारी प्रथम को दे दें, P1 को दे दें, जिससे ये होगा कि आपके यहाँ काम जल्दी होता रहेगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये आपका अपना मैनेजमेंट है, जैसे आपको उचित लगे वैसा आप कर लें। अब हम P2 का अगला काम देखते हैं। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है मतपत्र का, इसको प्रतिपर्ण बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको 2 एंट्रीज भरनी है। एक तो निर्वाचन नामावली की भाग संख्या, आप इसको खाली छोड़ दें, आप इसमें कुछ ना लिखें। और निर्वाचक की क्रम संख्या, यानी कि जो मतदाता है उसकी क्रम संख्या लिखनी है। तो ये P1 आपको बोल के बता देंगे, जो मतदाता आएगा तो उसकी क्रम संख्या वो आपको बता देंगे कि उसकी क्रम संख्या ये है। तो आपको ये करना है कि चारों मतपत्रों पर आपको ये क्रम संख्या भर लेनी है और हर मतपत्र पर आपको मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगवाना है। और फिर उस मतपत्र को फाड़कर, ये देखिए ये जो रेड लाइन दिख रही है, यहाँ से आपको मतपत्र को फाड़ना है और मोड़कर मतदाता को देना है। अब आप ये देख लीजिए, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, हर मतपत्र पर इस तरह की मोहर होनी चाहिए। अगर इस तरह की मोहर नहीं होगी तो वो मतपत्र रद्द हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे कि मतपत्र को फाड़ेंगे तो प्रतिपर्ण आपको अपने पास ही रखना है।
कभी कभी क्या होता है जल्दबाजी में, अगर आप रबर बैंड नहीं लगाएंगे, अगर रबर बैंड नहीं लगा होगा तो प्रतिपक्ष सहित मतपत्र आप मतदाता को दे देंगे। जब बाद में आप गिनती करेंगे तो आपके सामने दिक्कत खड़ी हो जाएगी और मतदाता प्रतिपक्ष सहित उस मतपत्र को मतपेटिका में डाल देगा। तो ये यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि प्रतिपक्ष आपको जमा करने हैं, वापस करने हैं, तो वहाँ पर आपके सामने दिक्कत खड़ी हो सकती है, पीठासीन के सामने दिक्कत खड़ी हो सकती है। अब आपको क्या करना है कि मतपत्र को आपको मोड़कर देना है। अब P2 को क्या करना है, मतपत्र को मोड़कर मतदाता को देना है। तो आप यहाँ पर निर्वाचक का क्रमांक लिखें, मतदाता का क्रमांक लिखें, निर्वाचक की भाग संख्या के चक्कर में न पड़ें। उसके बाद आपको ये डॉटेड लाइन जो दिख रही है वहाँ से आपको मतपत्र को फाड़ना है। उसके बाद क्या करना है, आपको इसको मोड़ देना है, यहाँ से आपको फाड़ना है, ये डॉटेड लाइन जो दिख रही है। उसके बाद आप इसको कैसे मोड़ेंगे, एक बार आपको इधर से मोड़ देना है, एक मोड़ आपको इधर से देना है और एक बार इसको बीच में से मोड़ देना है, बीच में से मोड़ देंगे। उसके बाद एक मोड़ ऐसे देना है और एक मोड़ आपको ऐसे देना है। फिर आप इसको खोल देंगे और खोल के आप इसको मतदाता को दे देंगे। आपको इतना काम करके देना है। कुछ मतपत्र इस तरह के हैं, उन्हें आपको केवल इस तरीके से मोड़ देना है और एक मोड़ आपको ऐसे देना है और आप मतदाता को इसको दे देंगे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको अपने बूथ पर मतदान प्रकोष्ठ ज़रूर बना लेना है। आप मतदान प्रकोष्ठ देख लें कि आपके बूथ पर है या नहीं है। कई सारे बूथ ऐसे थे कि जिन पर मतदान प्रकोष्ठ नहीं थे, तो वहाँ पर समस्या खड़ी हो गई, क्योंकि अगर मतदान प्रकोष्ठ नहीं होगा तो मतदान की गोपनीयता भंग हो सकती है। और आप इस तरीके से मतदान पेटी और P3 को बिठा देंगे। अब यहाँ पर P3 की मेन जिम्मेदारी शुरू होती है। उनका मुख्य कार्य है कि उन्हें एक तो ये देख लेना है कि जो मतदाता है वो चारों मतपत्र मतपेटी में डाल रहा है या नहीं डाल रहा है, या जितने मतपत्र उसको दिए गए हैं उतने मतपेटी में डाल रहा है या नहीं डाल रहा है। ये काम आपके P3 को देखना है और P3 को करना है। अगर वो यहाँ पर भूल कर जाते हैं तो ये भी पीठासीन के लिए ख़तरनाक हो जाएगा, क्योंकि मतपेटी में उतने मतपत्र नहीं मिलेंगे जितने मतपत्र आपने दिए हैं। तो मतगणना के टाइम पर आपके लिए समस्या खड़ी हो सकती है। तो यहाँ पर P3 को इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है।